इस शो के सभी गेस्ट, घटना या खबर काल्पनिक नहीं है। किसी भी तरह का हो हल्ला, गाली गलौज या बेमतलब की बहस यहाँ प्रतिबंधित है। किसी भी लिंग, जाति या धर्म को ठेस पहुँचाना हमारा मकसद नहीं है। हम पूरी रिसर्च और तर्क के साथ इसलिए चर्चा करते हैं ताकि झूठ से पर्दा उठ सके और सच आपके सामने आए। धन्यवाद। बस यूं ही हम गफलत पर उलझे रहे, बेसबब सही और गलत पर उलझे रहे। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास 100% रिसर्च वाला शो सत्य की विजय। इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा लेकर जब राहुल गांधी रवाना हुए थे, तब शायद किसी ने सोचा होगा कि राहुल गांधी की यात्रा 3000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र बड़ी आसानी से और उनके नेतृत्व में तय कर लेगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि क्या राहुल यात्रा में शुरू से अंत तक शामिल रह पाएंगे। लेकिन राहुल इन सबको दरकिनार करते हुए यात्रा पर है, और वो भी इस कपकपाती ठंड में एक टी शर्ट में। जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है, राहुल हमलावर होते जा रहे हैं, और इस बार उनका निशाना है प्रेस, मीडिया, जिसकी कार्यशैली पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि वो नफरती एजेंडा चला रहा है। और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, ये भी आपको एक बार बता देते हैं। मीडिया पर जो उनका हमला हुआ उसको देख लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 24 घंटे मीडिया में नफरत की खबरें दिखाई जाती हैं, हमेशा चलता रहता है। हिंदू मुस्लिम नफरत दिखाकर नफरत फैलाई जा रही है, बार बार हिंदू मुस्लिम जैसा आपने सुना। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम को दिखाकर कसूर सिर्फ मीडिया का नहीं बल्कि उसे चलाने वाले मालिकों का है। उनका कहना है कि मालिक उन लोगों के कहने पर इस तरह का काम चल रहा है। लोगों का ध्यान भटकाकर जनता का पैसा इनके मालिकों की जेब में जाता है। ये सारी स्ट्रेटजी कहाँ से उनको आती है ये मुझे जानकारी नहीं है। मैं लाखों लोगों से मिला हूँ, लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो नफरत नहीं करते। यानी राहुल गांधी का कहना है कि लोग तो नफरत नहीं कर रहे, लेकिन मीडिया जो है वो कर रहे हैं। 2004 में जब हमारी सरकार थी तो प्रेस वाले मेरी प्रशंसा करते थे। उस वक्त का मुझे नहीं जानकारी कि राहुल गांधी ने क्या कहा, कि उस समय उनको हिंदू मुस्लिम दिखता तक नहीं। 2011 में भट्टा परसोल में आने के बाद मीडिया मेरे पीछे पड़ गया। जब मैं भट्टा परसोल गया था, वो आपको विवाद पूरा पता होगा, उसको लेकर उसके बाद मीडिया मेरे पीछे पड़ गया। लोकतंत्र के 4 स्तंभ कहे जाते हैं, उनमें प्रेस भी यानी मीडिया भी एक महत्वपूर्ण आधार है। उसकी आज़ादी और स्वायत्तता ज़रूरी है, क्योंकि प्रेस जितनी फ्री होगी उतना लोकतंत्र मजबूत रहेगा। लेकिन क्या भारत में प्रेस को आज़ादी है? समझिए वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट के जरिए कि क्या कहती है फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट। प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत का 150वां स्थान है। ये इंडेक्स से पता चलता है। प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत का 150वां स्थान है, ये वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स ने कहा है। 2009 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर था। 2009 में 105वें स्थान पर और आज 150वें पर। अधिकारियों को करना चाहिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान, जो नहीं हो रहा। इस बात का भी जिक्र किया गया है। आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए गिरफ्तार पत्रकारों को रिहा किया जाए, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। पत्रकारों को निशाना बनाना और स्वतंत्र मीडिया का गला घोटना बंद करना चाहिए। ये फ्रीडम की रिपोर्ट जो है उसमें कहा गया है, भारत सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को हिंदू राष्ट्रवादी धमकाने में लगे हुए हैं, ये भी आरोप है। ऐसा नहीं है कि प्रेस की हरकतों पर किसी की नज़र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पर चाबुक चलाने का काम करता रहा है। हाल ही में टीवी डिबेट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी। इसमें क्या कहा गया था वो भी एक बार समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या राय थी। जस्टिस के एम जोसेफ ने सितंबर 2022 में कहा कि स्वतंत्र प्रेस के बिना कोई भी देश पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब फ्री प्रेस की बात उन्होंने की है। राजनीतिक दल आएंगे और जाएंगे, लेकिन देश और स्वतंत्र प्रेस की संस्था कायम रहेगी। ये उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज वाली सरकारें आती जाती रहती है, कोई नफरती टिप्पणी करने की कोशिश करता है तो एंकर का कर्तव्य है कि वो उसे तुरंत रोक दे। ये सुप्रीम कोर्ट के जज का
कमेंट है, एंकर की भूमिका महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप किसी को हेट स्पीच में जाते हुए देखते हैं तो उसे रोकना चाहिए। इसकी बात उन्होंने कही है जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं किम जोसेफ साहब, कि टीवी न्यूज़ से फैलने वाली नफरत पर केंद्र सरकार मूक दर्शक क्यों है। ये थोड़ी सी हार्ड टिप्पणी है जिसमें उन्होंने कहा गया कि यदि टीवी न्यूज़ नफरत फैला रहे हैं तो उस पर सरकार क्यों चुप है। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में रुकी हुई है और 3 जनवरी से फिर शुरू होगी। राहुल गांधी आज अब समाधि जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करें। आपको वो 6 तस्वीरें दिखाते हैं जहां राहुल गांधी आज सवेरे पहुंचे। ये देख सकते हैं, उन्होंने सबसे पहले राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी, जो उनके पिता भी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे। इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी, फिर जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी, राजघाट भी पहुंचे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री रहे उनको भी दी, और अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि दी, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई। राहुल गांधी इन सब समाधियों पर तो गए, लेकिन अब 2 ऐसी समाधियों का जिक्र आपको करते हैं जहां वो नहीं गए, जो कभी कांग्रेस के चेहरे थे। देखते हैं ये 2 चेहरे, संजय गांधी की समाधि, जो उनके चाचा भी रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, और दूसरी नरसिम्हा राव की समाधि, जो प्रधानमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। ये समाधि भी दिल्ली में है, उसी सड़क पर हैं। राहुल गांधी अटल बिहारी वाजपेयी तक की समाधि पर जाते हैं, जो कांग्रेस के नेता नहीं है, लेकिन संजय गांधी की समाधि और नरसिम्हा राव की समाधि पर नहीं जाते हैं। हेट स्पीच या हेट स्क्रीन। भारत जोड़ो यात्रा में लगातार राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को घेरते हुए नजर आए हैं। इसी बहाने उन्होंने मीडिया पर भी लगातार कटाक्ष किए हैं। लेकिन एक जमाने में उन्हीं की दादी इंदिरा गांधी ने प्रेस की आज़ादी खत्म कर दी थी इमरजेंसी के दौरान। कभी गांधी परिवार के आगे पीछे मीडिया का जमावड़ा रहता था, और आज जब सत्ता बदल गई है तो उन्हें ये सुहा नहीं रहा, या फिर वाकई में मीडिया सरकार का पिछलग्गू हो गया और एजेंडा चला रहा है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि विपक्ष में रहकर ही क्यों याद आती है फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता। क्या राहुल गांधी को नहीं बहा रहा है मीडिया से अलगाव, या फिर क्या वाकई नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं न्यूज चैनल्स। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुदेश वर्मा जी हैं, दीपक रजानी साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, और वरिष्ठ पत्रकार रेणु मित्तल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात शुरू करते हैं पंकज जी से। पंकज जी, आप कांग्रेस को लगातार लंबे समय तक देखते रहे हैं, कांग्रेस को समझते भी हैं। क्या ये कोई नया एजेंडा चालू हुआ है मीडिया का, या ज़्यादातर वक्त मीडिया का एक हिस्सा सरकार के साथ रहता है? वो कांग्रेस की सरकार हो, वो बीजेपी की सरकार हो, या किसी और पार्टी की सरकार हो, लेकिन जब आपकी सरकार होती है तो आपको परेशानी नहीं लगती, जब आप विपक्ष में बैठते हैं तो आप नाराज होते हैं। मीडिया का ऐसा रवैया जो पिछले 7, 8, 9 साल में है, ऐसा रवैया पहले कभी नहीं रहा। आप भी पत्रकारिता में इतने वर्षों से हैं जी, लोग भी पत्रकारिता में इतने वर्षों, और हमने देखा है कि मीडिया का रवैया कब कैसा रहा जी। मीडिया सरकार की आलोचना करता रहा, लेकिन क्या आजकल वो सरकार की आलोचना करता है जी? मीडिया सरकार से सवाल करता था, क्या आजकल वो सरकार से सवाल करता है जी? सारी तोपों का मुंह मोड़ा हुआ है विपक्ष जी। और राहुल गांधी ने क्या गलत कहा जी? राहुल गांधी ने एकदम ठीक कहा जी। 2017 से 2020 तक के टेलीविजन डिबेट्स पर एक बड़ा भारी सर्वे हुआ था जी, भारी एनालिसिस हुआ था। उसके नतीजे क्या निकले थे, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा जी। एक चैनल के 90% डिबेट्स सिर्फ हिंदू मुस्लिम विषयों पर थे, और वो भी माइनॉरिटीज के खिलाफ जी। अभी इस साल जून में एक एनालिसिस फिर हुआ है सारे चैनल्स का जी, और उस एनालिसिस का नतीजा ये है कि 68% अलग अलग चैनल में, किसी में 75 है, किसी में 76 है, किसी में 60 है जी, औसतन 68% डिबेट्स सिर्फ हिंदू मुस्लिम विषयों पर हुई, और उनमें सीधे सीधे हिंदू समुदाय की तरफदारी का भाव था जी। उनकी टोन अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जी। तो अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मीडिया दिन रात नफरत फैलाने का काम कर रहा है, तो राहुल जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा जी। और वो ये भी समझते हैं, और हम सब लोग भी समझते हैं, कि पत्रकारों की अपनी मजबूरियां हैं जी। और चैनल की दिशा आजकल जैसे पहले होता था कि संपादक लोग समाचार पत्र की या चैनल की दिशा तय करते थे, अब तो ऐसा होता नहीं है जी। अब
तो ये काम मालिकों के प्रतिनिधि, जिनको ब्रांड मैनेजर कहें, जिनको सीईओ कहें, वो लोग करते हैं। और कई चैनल तो ऐसे हैं कि जिनके मालिक, एंकर, पत्रकार सब खुद ही एक ही व्यक्ति है जी। तो इस तरह के चैनलों से जो देश में वातावरण बना है वो सचमुच बहुत सामाजिक प्रदूषण को उसने बहुत फैलाया है जी। इसमें कोई दो मत नहीं है जी। राहुल जी को ठीक है, फिक्र या चिंता इस बात की नहीं है कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा को कवरेज टेलीविजन चैनलों में या मीडिया में नहीं मिल रहा है। उनकी चिंता एक व्यापक चिंता है कि क्या मीडिया को इस तरह की भूमिका अदा करनी चाहिए किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, क्या ये अच्छा है, ये मुद्दा है। जी। सुदेश वर्मा जी, आप लंबे समय तक पत्रकारिता में रहे हैं, हम सब लोग साथ रहे हैं, आज आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि फ्रीडम इंडेक्स को देखूं तो 2009 में हम 105वें नंबर पर थे और आज 150वें नंबर पर हैं, ये तो एक फैक्ट है। और पंकज जी और राहुल जी ने जो बात की उसका जवाब भी आप दे सकते हैं। देखिए, पहले फ्रीडम इंडेक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग दोनों ही, आपको पता है, पत्रकार मैं भी था, मैं समझता हूँ पत्रकारिता कैसे होती है। आज मैं इस पाले में हूँ, राजनीति में जी, लेकिन पत्रकारिता को समझता हूँ। पंकज जी का भी लंबा करियर है पत्रकारिता का। जी, देखिए ऐसा है विजय जी कि जो फ्रीडम इंडेक्स है, फ्रीडम इंडेक्स के कुछ माप होते हैं और इंडिया के बारे में जो परसेप्शन बनाया जाता है वो परसेप्शन नॉर्मली वैसे लोगों से बात करके बनाया गया जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, और इसका प्रूफ बहुत बार आया है मीडिया में भी जी। और आपको पता है कि फ्रीडम इंडेक्स जब आप बनाते हैं तो ऐसे पत्रकारों के बारे में बात करते हैं। विजय त्रिवेदी तो बहुत बार बहुत सटीक फैक्ट बेस्ड स्टोरी की है, लेकिन सरकार ने तो कभी नहीं बोला आपको कि आपने ऐसा क्यों किया। मैं बहुत श्योर हूँ, बहुत से पत्रकार को मैं जानता हूँ, इन्होंने खरी खरी सुनाई, कभी उन्हें किसी ने नहीं बोला। लेकिन ऐसे एक्टिविस्ट लोग, नक्सलाइट लोग, अर्बन नक्सल्स लोग जो पत्रकारिता के गार्ब में जाकर वैमनस्य फैलाने का प्रयास करते हैं, वो जब अरेस्ट होते हैं तो उसको आप फ्रीडम इंडेक्स में ले आते हैं। पत्रकारिता आपका मूल नहीं है जी। मूल जो है एक्टिविज्म है। पत्रकारिता एक र्यूज है, एक अपने आप को छुपाने का तरीका है जी। और वैसे समय फ्रीडम इंडेक्स नेचुरली नीचे जाएगा, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। दूसरा, मैं आता हूँ पंकज जी की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि देखिए पत्रकारिता जो है एक तो मिरर है, समाज का मिरर है, आप दिखाते हैं। शूटिंग द मैसेंजर कौन करता है? जो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जी। राहुल गांधी पिछले डिस्कशन में आपने कहा था कि मैच्योर्ड हो गए हैं, यात्रा करने के बाद समझ है, यही समझ इमर्ज किया क्या? आप मैसेंजर को ही शूट कर लेना चाहते हैं? अरे पत्रकार तो वो दिखा रहा है, टेलीविजन चैनल में वो दिखा रहे हैं जो समाज में हो रहा है जी। ऐसा ओपिनियन तो दिखा नहीं रहे हैं। टेलीविजन चैनल जो है, चलिए आप एडिटोरियलाइज तो कर नहीं रहे हैं, आप तो फैक्ट्स दिखा रहे हैं। अगर हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, तो आप दिखा रहे हैं उसको। इसको एड्रेस करने के सवाया आप आंख बंद कर लीजिए अपना और बोलिए कि नहीं पत्रकार लोग ये ना दिखाएं तो खत्म हो जाएगा, ऐसा मानना बहुत ही मतलब बचकाना है जी। कोई बच्चा ऐसे सोच सकता है? आपको प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा, उसके लिए एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, और वहां अगर कुछ गलत होता है तो लॉ अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी जी। दीपक राजानी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और रेणु मित्तल जी भी हैं। दीपक जी, आपके पास पहले इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि गुजरात को भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा गढ़ माना जाता है, हिंदुत्व की लेबोरेटरी माना जाता है, और 27 साल से आप 28 हो जाएंगे, सरकार वहां पर है। क्या आपको लगता है कि वहां पर इसी तरह का असर दिखाई देता है प्रेस को लेकर भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, मैं गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो गुजरात में ऐसी बात नहीं है कि यहाँ हिंदू मुसलमान चलता है। ठीक है, हिंदुत्व की बातें तो चलती है, और हिंदुत्व की बातें न सिर्फ गुजरात में, अभी तो देश के कई और राज्यों में भी चलती है। और आज अगर राहुल गांधी जी की बात को हम अगर एनालिसिस करने की कोशिश करें तो ठीक है कि नफरती बातें चलती है टीवी पे, लेकिन वो 24 घंटे नहीं चलती है। जो उसने बोला 24 घंटे चलती है, सुबह 6 से लेके सुबह 6 बजे तक नहीं चलता, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे लोग उसमें बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडा लेके भी निकलते हैं, उसको भी हमको समझना पड़ेगा विजय जी। अगर हम नफरत वाली बात करते हैं तो साथ साथ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के सामने जो एक पूरा एजेंडा चलाने की कोशिश की जाती है उसको भी हमको समझना पड़ेगा। और खास करके अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं तो आप ऐसी कौन सी बात बोले जो सुर्खियां में आए? ठीक है, 3000 किलोमीटर हम चले हैं और बात उसकी हम मानते हैं, लेकिन आज हम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी के बीच कंपैरिजन करें तो नरेंद्र मोदी जी का जो बोलने का रवैया और उस जो एड्रेस पब्लिक को करते हैं, उनके निवेदन में एकदम ताकत होती है। ऐसी बात
राहुल गांधी जी के निवेदन में आती है? एक ये सवाल है। अगर आपको तवज्जो नहीं मिल रहा है तो आप सामने वाले की बात खींचते हो, और खास करके 24 घंटा आप भी समझते हैं विजय जी, 24 घंटा नफरत की बात। ठीक है, वो 24 घंटे का मतलब वो कह रहे हैं ज्यादातर वक्त। 24 घंटे का मतलब ये नहीं है कि राउंड द क्लॉक। रेणु जी, डिबेट में हम देखते हैं कि उसमें तो आ जाते हैं, और आजकल कुछ से कुछ टॉपिक ऐसे हो जाते हैं कि वो बात नफरती वाली आ ही जाती है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि दोनों तरफ से बैलेंस करने की जरूरत है। जी रेणु जी, आप कांग्रेस को और गांधी परिवार को बहुत करीब से देखा है, मीडिया का एक युग वो भी देखा आपने जब मीडिया पूरी की पूरी तरह गांधी परिवार के साथ रहता था, और आज जो है वो गांधी परिवार के साथ नहीं दिखाई देता। क्या ये फ्रस्ट्रेशन है जो दीपक जी और सुदेश जी कह रहे हैं, या वाकई ऐसा हो गया है? और दीपक ने एक बात और कही कि कुछ लोग एजेंडा चलाते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो उसको बैलेंस करने की बात है, कैसे आप देखते हैं? देखिए, मेरा इसमें 2-3 पॉइंट्स ऑफ व्यू है। एक तो ये कि कांग्रेस पार्टी ने कभी मीडिया को सीरियसली लिया ही नहीं जी। कांग्रेस पार्टी जो है वो हमेशा सोचती थी कि लोग हमको वोट करते हैं, हम पावर में आ रहे हैं, और उनको लगता नहीं था कि मीडिया को, जिस तरह से बीजेपी जो है हमेशा से मीडिया को बहुत सीरियसली लिया है। उन्होंने पत्रकारों को अपने साथ रखा, उनको बढ़ावा दिया, उनको नौकरियां दिलवाई, छोटे छोटे पौधे लगाए और वो बड़े बड़े पेड़ बन गए ऑर्गेनाइजेशंस में, जो उनका लाइन टॉक करते जो उनका लाइन टॉक करते थे। ये तो हम सालों साल से देख रहे हैं। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया, उसका कभी कोई स्ट्रक्चर्ड मीडिया पॉलिसी रहा नहीं। तो इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस जो अपना व्यू पॉइंट रखना चाहती थी, बहुत, वो जब पावर में थी तब तो पॉसिबल था, और जब आउट ऑफ पावर गई तो वो बहुत मुश्किल हो गया। जैसे बीजेपी ने अपने चैनल चलाए, उन्होंने फंडिंग की, उन्होंने पत्रकारों को ही फंडिंग नहीं, पूरे चैनल्स को, पूरे अखबारों को, जो उनका व्यू पॉइंट सामने रखती थी। तो अगर वो मोदी जी हिंदू मुस्लिम चलाएंगे तो ये चैनल्स और ये अखबार और ये ऑर्गेनाइजेशंस तो हिंदू मुस्लिम चलाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली यही एजेंडा है बीजेपी का कि आप गवर्नेंस करो, डेवलपमेंट करो, नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को डिवाइड करो, डिवीजन करो। कांग्रेस ये जो है ये बात कभी समझ नहीं पाई, बहुत साल लग गए उनको समझने में कि मीडिया कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, कि सोशल मीडिया हो, आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो। जब से राहुल गांधी आए उन्होंने थोड़ा फोकस किया, पर उनके जो मीडिया चेयरमैन थे और जो मीडिया प्रभारी थे वो ऐसे लोग नहीं थे जो मीडिया को पूरी तरह समझ सके। तो ये उनकी गलती है ना रेणु जी, ये तो उनकी गलती है ना, कांग्रेस की गलती है। हाँ, पक्का उनकी, यस, हाँ, मैं तो कह रही हूँ इस बात को कि उनकी गलती है। वो कभी मीडिया को समझ ही नहीं पाए, और वो कभी ऐसे लोग लेके नहीं आए मीडिया इंचार्ज जो मीडिया को समझे। अब ये सुरजेवाला को इन्होंने 7 साल रखा, जिनको बिल्कुल समझ नहीं थी कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। उन्होंने कुछ टीवी चैनल्स को और पत्रकारों को बढ़ावा दिया, ये रियलाइज नहीं करते हुए कि प्रिंट मीडिया एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो एनालाइज भी करता है और जो आपकी खबरें भी विस्तार में देता है। टीवी तो क्या एक सुपरफिशियल मीडियम है, 2 मिनट का बाइट, 2 मिनट का एनालिसिस, 2 मिनट का न्यूज, और उसके अलावा डिस्कशन, जितना चाहे डिस्कशन कर लो। तो ये कांग्रेस पार्टी, मैं मान रही हूँ कांग्रेस पार्टी की गलती है, वो समझ नहीं पाए इस बात को। तो राहुल गांधी अब क्यों रो रहे हैं और क्यों चिल्ला रहे हैं? जब वो पावर में थे तो वो समझाते, कांग्रेस प्रेसिडेंट जो उनकी मदर थी और जो प्राइम मिनिस्टर थे और जो बाकी मंत्री थे, उनका आईएनबी मिनिस्टर ने क्या किया इस विषय में? कुछ भी नहीं किया। तो अब ये कहने से या रोने से कोई फायदा नहीं। जी सुदेश जी, आपके पास आऊं, लेकिन पंकज जी से मैं इसमें कुछ टिप्पणी चाहता हूं। पंकज जी, आपको जोड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं रेणु जी की कई कुछ बातों से सहमत हूँ। कांग्रेस पार्टी को मीडिया पर जितना ध्यान देना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी ने उतना ध्यान नहीं दिया जी। और ये भी रेणु जी की बात सही है कि राहुल जी के आने के बाद कांग्रेस पार्टी में मीडिया को लेकर जिस तरह के प्रयोग हुए, अगर उन पर गंभीरता से थोड़ा ध्यान दिया जाता और थोड़ी सावधानी बरती जाती तो मीडिया के क्षेत्र में कांग्रेस काफ़ी अपनी पैठ कर सकती थी। तो मीडिया के मामले को लेकर कांग्रेस को ध्यान देने की ज़रूरत रही है, और मैं मानता हूं कि अभी भी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मीडिया से अपने संबंधों का विस्तार करती है, तो कांग्रेस अगर एक प्रमुख विपक्षी दल है तो उसको भी इस पर ठीक से ध्यान देना चाहिए। सुदेश जी, रेणु जी कह रहे हैं कि आपने बहुत सारे चैनल्स खरीद लिए, अखबार खरीद लिए, फंडिंग कर दी है। रेणु जी ने अपने एनालिसिस में भी एजेंडा
डाल दिया। मैं आपको बताऊं कि मैं दावे से बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी हिंदू मुसलमान कहा हो अपने स्पीच में तो मुझे बता दीजिए। हर समय वो व्यक्ति जब भी आते हैं तो विकास की ही बात करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और उन्होंने तो शमशान और कब्रिस्तान का ऐसा परसेप्शन बना रहे हैं, किसने दिया? मुस्लिम हम लोग करते हैं और उसके मीडिया पिकअप करती है, मीडिया पर भी क्वेश्चन लगा रहे हैं। अरे हमारे ऊपर लगाइए, समझ में आता है, हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं और आपको हमने कहाँ खड़ा कर दिया है आपको पता है। मीडिया जो है रिफ्लेक्ट करता है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि मीडिया को मैनेज किया जा सकता है किसी भी तरह से, क्योंकि मीडिया खबर के पीछे भागेगा। खबर अगर मोदी जी में है तो मोदी जी के पीछे भागेगा। आप बताइए प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी जब दिल्ली में थे तो सब लोग कवर कर ही रहे थे। मेरे ख्याल से भारत जोड़ो यात्रा। विजय जी सबसे बड़ा कंप्लेंट क्या है इस सरकार के खिलाफ कि सरकार मीडिया को नहीं ले जाती है। पहले प्रधानमंत्री अपने प्लेन में सरकारी खर्च में मीडिया वालों को ले जाते थे जी। आपको याद होगा वो दिन जी। और उसके बाद एडिटर्स खर्च पर नहीं होता करते थे, वो तो वहीं से न्यूज आता था। चैनल और अखबार वाले अपना खर्च करते थे सर। उसमें प्रधानमंत्री जी ने बंद कर दिया ले जाना कि न्यूज जहाँ होगा मीडिया खुद पहुंचेगी। और यही हो रहा है। सुदेश जी उसमें एक करेक्शन है, सुदेश जी उसमें एक करेक्शन है, करने की आवश्यकता नहीं है सुदेश जी। नहीं मानता ठीक है, मीडिया को मैनेज किया जा सकता है क्योंकि न्यूज को आप नहीं छोड़ेंगे जी। न्यूज होगा चाहे कुछ भी हो जाए। सुदेश जी उसमें एक करेक्शन है, पंकज जी भी गए, आप भी गए, मैं भी गया हूँ, रेणु जी भी गए होंगे, लेकिन उसमें पैसा कंपनियां, चैनल्स और अखबार वाले ही देते थे। केवल जहाज जो है उसका इस्तेमाल आने जाने का जी बहुत चीज। चलिए खैर इस पर हाँ ठीक है इस पर चर्चा जारी रखेंगे। इतने वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ये चर्चा तो ऐसे ही स्वाभाविक है कि इसी तरह से चलेगी। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाएं। इससे पहले बात आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि क्या राजनीतिक फायदे के लिए मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7। इसका नतीजा हम आपको उस शो के आखिर में दिखाएंगे। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विद्वत पैनल है तो जाहिर है आपको गंभीर चर्चा मिलेगी। हम चर्चा कर रहे हैं मीडिया और पॉलिटिक्स के कनेक्शन पर। राहुल गांधी साहब ने कहा कि मीडिया जो है सरकार के बस में है और हिंदू मुस्लिम करता रहता है। हमारे साथ 4 वरिष्ठ पत्रकार देश के मौजूद हैं पैनल पर। पंकज वर्मा साहब हैं, पंकज शर्मा साहब हैं, सुदेश वर्मा साहब हैं, रेणु मित्तल जी हैं और दीपक रजानी जी हैं। सुदेश जी, थोड़ी सी बात पॉलिटिक्स की। अभी राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पर गए तो आज जो है वो सवेरे सब समाधियों पर गए थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी चले गए। तो मुझे लगता है कि आपको खुश होना चाहिए था, लेकिन आपको यही परेशानी हो रही है कि अब इसका क्या जवाब दें कि राहुल गांधी वाजपेयी जी की समाधि पर चले गए। इससे कुछ परेशानी है क्या? नहीं, इसमें क्या परेशानी है, ठीक है, गए, अच्छी बात है। वाजपेयी जी श्रद्धेय हैं, उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है देश के लिए और हर आदमी जो पॉलिटिक्स में मैच्योरिटी चाहता है जी, वो नतमस्तक हो वाजपेयी जी के सामने, उनके आदर्शों पर चले, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन आपने राजनीति करने का प्रयास किया, आपने मतलब राहुल गांधी जी ने, क्योंकि ये थोड़ा नरसिम्हा राव जी के वहां भी चले जाते जिन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू किया जी, ये वैसे भी कार्य करते। और आपने जो संजय गांधी की बात की, उनकी भी बातें वहां चले जाते, वो तो इनकी चर्चा ही है जी। तो बात है कि अंदर से, अंतर मन से आपका हो रहा है या आप पॉलिटिकल व्यवस्था के कारण कर रहे हैं, ये साफ लोगों को दिखता है। इस पर हमें एनालाइज करे न करे फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक प्रेस फ्रीडम की बात है, विजय जी, मैं आपको याद दिलाऊंगा, किशोर कुमार जी का गाना बंद कर दिया गया था बजना, ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर नहीं आता था। ठीक है, वो कौन सी फ्रीडम थी भाई? वो क्यों? क्योंकि कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने गाना नहीं गाया था। अब सर वो जनरेशन बदल गया, उन्होंने क्या ढाए हैं। अब इमरजेंसी को छोड़ देना, इमरजेंसी से आगे आ गया, बहुत चलिए छोड़ देते हैं, बाकी 50 साल आगे आ गए हम लोग। कितने सेंसरशिप इन्होंने किए हैं प्रेस पर जी, और आज प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ तो कोई सेंसरशिप नहीं है, मीडिया आजाद है, जो चाहे बोलती है, जो चाहे अपना ओपिनियन देती है। आप रमन मैग्सेसे अवार्ड आपको मिल जाता है तो आपको लगता है कि आप प्रधानमंत्री से बड़े हो गए और आपको हटाने के लिए चैनल खरीदवा दिया किसी से। अगर आपको ये भ्रम अपने बारे में हो गया है तो कुछ नहीं कर सकते। अगर वो आपका पैरामीटर है मीडिया की आजादी का, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सुदेश जी, मैं निजी टिप्पणियां नहीं चाहता जी। पंकज जी, बात हो रही थी कि राहुल जी जब समाधियों पर गए तो नरसिम्हा राव साहब की समाधि भी थी दिल्ली में, और संजय गांधी, जो दोनों कांग्रेस से जुड़े, और भी समाधियां, लेकिन कांग्रेस से जुड़े दोनों लोगों की याद उन्हें नहीं आई। तो क्या इसका कोई पॉलिटिकल मैसेज था कि नरसिम्हा राव के पास ना जाएं और वाजपेयी जी की समाधि पर जाएं, या संजय गांधी जी की समाधि पर ना जाएं? देखिए, 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा टूटा, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी के भीतर बहुत सारे लोगों की, एक बड़े वर्ग की राय उनके बारे में ये थी कि उनको
ऐसा नहीं होने देना चाहिए था। और बहुत से लोग तो ये भी मानते थे कि नरसिम्हा राव जी जानबूझकर खामोश रहे जी। अगर आपको याद होगा तो राहुल जी ने एक बार ये बयान भी दिया है कि अगर उस वक्त नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री होता जी तो वो हादसा नहीं हुआ होता जो हुआ 1992 में। ठीक है, तो ये एक पृष्ठभूमि है। मुझे लगता है कि अगर वैसे वो चले जाते, नरसिम्हा राव जी की भी समाधि तो नहीं है, स्मारक बना है उनका जी। हाँ, स्मारक है, वो एक ही बात है जी। तो चले जाते, वो समाधि तो बनने नहीं दी थी कांग्रेस ने, सॉरी जी। नहीं, बनने नहीं दी थी ऐसा नहीं, वो नरसिम्हा राव जी के परिवारजन ने उस वक्त ये इच्छा जाहिर की थी कि वो उनका अंतिम जी नहीं, परिवार के लोगों ने पंकज जी ओपनली बोला है आकर मीडिया के ठीक है, अब वो भी बात होगी, लेकिन इसका मतलब पंकज जी, क्या नरसिम्हा राव के अलावा संजय गांधी को भी विलन समझते हैं राहुल गांधी? नहीं, अब संजय गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं थे ना। अच्छा, अगर उन्होंने ये तय किया होगा कि वो सभी प्रधानमंत्रियों की समाधि जी, तो संजय गांधी की समाधि पर जाना उनके लिए जरूरी नहीं था जी। संजय, पंकज जी, आपके होने का एक फायदा मैं उठाना चाहता हूँ, फायदा मतलब कि आपसे ज्ञान लेना चाहता हूँ। वाजपेयी जी को जिस तरह से याद किया गया राहुल जी ने, बहुत अच्छी बात है, अच्छी खराब वो तय करेंगे, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा। लेकिन मुझे 2004 की एक घटना याद आती है, जब नरसिम्हा राव सरकार के बाद, मतलब ये मनमोहन सिंह सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार, और जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उसमें एक व्यक्ति ने शपथ ली, उनका नाम था मणिशंकर अय्यर। ठीक है, और मणिशंकर अय्यर साहब ने शपथ लेने के बाद वहाँ बेंच पर, जो राष्ट्रपति भवन के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उसमें पहली पंक्ति में बैठे हुए थे वाजपेयी जी, उनके चरण स्पर्श किए थे। और बताया गया कि उसके बाद तब की अध्यक्ष और कांग्रेस की लीडरशिप उनसे नाराज हो गई। तो अब थोड़ा सा बदलाव आया है वाजपेयी जी को सोचने के बारे में? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की लीडरशिप उस वक्त इस बात से उनसे नाराज रही होगी। आपको ध्यान होगा ये मणिशंकर जी अय्यर ने खुद आर्टिकल लिखा है, उसमें लिखा है, इस बात का जिक्र किया है। नहीं, अब उनको क्यों ऐसा लगा? कांग्रेस में कौन उनसे नाराज था? लीडरशिप मतलब क्या फैमिली के लोग नाराज थे या किसी और ने उनसे इस तरह का जिक्र किया जी? आप तो जानते हैं पॉलिटिकल पार्टी में तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। 1977 में आपातकाल के बाद इंदिरा जी के खिलाफ एक बड़ा भारी सार्वजनिक गुस्सा था। और आपको याद होगा कि सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, अटल जी विदेश मंत्री बने। तो अटल जी ने कहा कि वो जाकर के इंदिरा जी से मिलना चाहते हैं। मोरारजी देसाई ने इजाज़त देने में भी बहुत समय लगाया, लेकिन अटल जी बाद में इजाज़त मिली और गए, और जाकर इंदिरा जी से कहा कि वो इस बात की चिंता न करें, मैं आपको ये एश्योरेंस देने आया हूँ कि सत्तारूढ़ दल का कोई भी मंत्री, कोई भी सदस्य, कोई भी नेता, कोई भी ऐसा बयान नहीं देगा जिससे आपके खिलाफ वातावरण और उग्र हो देश में जी। और हमेशा अटल जी कहा करते थे, हम लोगों से बातचीत में भी कहते थे कि मैं इंदिरा जी का संसद में भले ही कितना ही तीखा विरोध करता रहा हूँ, लेकिन मेरे और उनके जो संबंध थे इससे उनमें कोई फर्क नहीं आता। ये तो देखिए विजय जी, अभी 7, 8, 10 साल से ये परंपरा शुरू हुई है कि जो अपने राजनीतिक विरोधी हैं उनको आप दुश्मन मानने लगे, और हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग एक दूसरे के आजकल शादी ब्याह और जिसको कहते हैं श्रद्धांजलि सभाओं तक में जाने से कतराने लगे हैं डर के मारे जी। रेणु जी ठीक है, रेणु जी, जो पंकज जी बात कह रहे हैं उस बात को किस हद तक आप सच मानती हैं कि अब जो है ये माहौल बन गया है? दूसरी बात, क्या यही मैसेज देने के लिए राहुल गांधी वाजपेयी जी की समाधि पर गए थे कि वो बताना चाहते हैं कि आज की बीजेपी लीडरशिप और उस दिन की बीजेपी लीडरशिप में फर्क है? हाँ, मेरे ख्याल में ये बात सही है अगर हम उसको ठीक से एनालाइज करें कि राहुल गांधी एक मैसेज देना चाह रहे थे कि वाजपेयी एक अलग टाइप के लीडर थे, एक अलग कैटेगरी के थे, एक ज़माना कुछ दूसरा था। आपको ये भी इंसिडेंट याद होगा जब वो बीमार हुए तो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने आदेश दिए कि वो यूएन डेलीगेशन को लीड करेंगे, जहां उनका न्यूयॉर्क में वहां उनका इलाज हुआ, और उन्होंने कहा कि जब तक आपका इलाज ठीक से नहीं हो जाता, आप स्वस्थ नहीं हो जाते, आप कृपया वापस मत आइएगा, सरकार पूरा आपका खर्चा उठाएगी। तो ये एक माहौल था, राजीव गांधी इस टाइप के व्यक्ति थे। और मेरे ख्याल में वाजपेयी जी भी और भी इंसिडेंट्स हैं जो शायद यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना ठीक नहीं होगा, कैसे उन्होंने राहुल गांधी की मदद की एक ज़माने में जब वो ट्रबल में थे। वो भी तो ये जो अब जो नरेंद्र अब हाँ वो प्राइवेट चीज़ें हैं। जब नरेंद्र मोदी जी जैसे लीडर हैं तो उनका जो बिहेवियर है
तो उसमें मेरे को लगता है कि कोई शार्प कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए राहुल गांधी ने ये सोच समझ के ये कदम उठाया, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी वाजपेयी जी के जाने के समाधि पर जाने की। मेरे ख्याल में कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन रेणु जी, मैंने उसी दिन जब ये मैसेज दिया, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को इससे कोई फायदा हो रहा है? कांग्रेस को कोई फायदा होगा? और इससे जुड़ी हुई एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूं, जब हम ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को फायदा नहीं रेणु जी, देखिए राहुल गांधी, ठीक है, मैं एक सवाल और जोड़ देता हूं, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा कि जब ये बात आपने कहा बिल्कुल ठीक है कि वो मौजूदा लीडरशिप को दिखाना चाहते थे कि क्या फर्क है, लेकिन उसी दिन जब वो गए, उससे एक दिन पहले की बात बता रहा हूं, आप तो पार्लियामेंट कवर करते रहे हैं, पार्लियामेंट में जो घटनाक्रम हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे जो आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने जो बाहर बयान दिया और फिर उसके बाद संसद में जो बयान हुआ, उसके तुरंत बाद जब ब्रेक हुआ तो एक बहुत सुंदर लंच था संसद में, जिसमें जिस टेबल पर एक साथ बैठे हुए थे उसमें थे प्रधानमंत्री, उनके सामने बिल्कुल बैठे हुए थे मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, मिलेट लंच, हाँ मिलेट लंच में। तो फिर हो सकता था कि वो अलग अलग बैठते, एक टेबल पर बैठने की जरूरत नहीं थी। फिर कैसे आप देखते हैं मोदी और खड़गे को, जबकि जो खड़गे साहब ने जो बयान दिया था उस पर बहुत हंगामा, बहुत कम, नहीं वो ठीक है। देखिए मोदी जी का कोई ऐसे व्यक्तिगत विरोध नहीं है खड़गे जी से, और खड़गे जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है राज्यसभा में। आपने देखा लोकसभा के लीडर को नहीं बुलाया क्योंकि उनके पास स्टेटस नहीं है लोकसभा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का, क्योंकि इतने नंबर नहीं है कांग्रेस के पास। जो ऑफिशियली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उन्हीं को बुलाया गया, एक शिष्टाचार निभाया गया। मेरे ख्याल में गांधी फैमिली से नरेंद्र मोदी का एक अलग ट्यूनिंग है और उधर से उधर खड़गे जी के साथ अलग है। तो ये एक बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज हो गया है ये रिलेशनशिप्स गांधी फैमिली के और मोदी जी के बीच में। तो इसमें कोई बहुत पॉजिटिव पर्सनलाइजेशन नहीं है मेरे ख्याल में, काफ़ी नेगेटिव है। तो इस सिचुएशन में मेरे ख्याल में वो एक मैसेज देना चाह रहे थे कि ये इस टाइप का पॉलिटिक्स कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, जब हिंदू मुस्लिम हो, लोगों को बांटना हो, झगड़ा कराना हो, जो भी है वो उनका आज अपना थिंकिंग है। और राहुल गांधी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स के आदमी माने जाते हैं, जो सोचते हैं कि जो उनका व्यू पॉइंट है वही सही व्यू पॉइंट है और वो उसको बिलीव करते हैं और वो उसी हिसाब से चलते हैं। सुदेश जी, आपको मैसेज मिल गया? ऑब्जर्व किया उनके बारे में पिछले कई सालों में। इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। ये बताइए कि हम लोग व्यक्ति की पूजा करते हैं, लेकिन व्यक्ति की पूजा में व्यक्ति की पूजा नहीं होती, उसके गुण और अवगुणों की चर्चा होती है। और मोदी जी भी इसी तरह कोई पर्सनल वैमनस्य किसी से नहीं है। राहुल गांधी से कोई पर्सनल कोई नहीं है, किसी ने किसी का बछड़ा बांध दिया हो, कोई कैसे बांध दिया, वो वाला मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो वो बैड टेंडेंसीज जो कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है, जैसे डायनेस्टी रूल, उसकी बात होती है। तो पर्सनल इक्वेशन में कभी भी नहीं आया और शिष्टाचार सर, अब डायनेस्टी रूल कहाँ पर आप बोलते रहते हैं? अब तो अध्यक्ष भी नहीं है गांधी परिवार से, प्रधानमंत्री भी उनका नहीं रहा गांधी परिवार से, आप एक बयान चलाए रखते हैं फिर उसको चलाते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। डायनेस्टी रूल स्ट्रिंग जो पुल कर सकता है पावर उसी के पास है, अध्यक्ष आप हो नहीं, फर्क क्या पड़ता है? और ये बताइए कि ये बीजेपी के लिए बोल रहे हैं आप, ये बीजेपी के लिए बोल रहे हैं, कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं? नहीं, मैं कांग्रेस के लिए बोल रहा हूँ विजय जी, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोल रहा हूँ। जो स्ट्रिंग पुल करता है वही पावरफुल है। तो आप ये बताइए मुझे, आपको याद होगा किस तरह से राहुल गांधी जी गए थे, मोदी जी को हक किए थे, लगा कि व्यक्ति बहुत जेन्युइन कर रहा है, उसके बाद आके आंख मार दी बताने के लिए, देखो हमने बेवकूफ बना दिया प्रधानमंत्री। तो ये अगर तरीका है लोगों में मैसेज देने का, तो निश्चित ही आप उस राजनीतिक रस्सा किसी में पीछे छूट जाएंगे। कोई भी जो मामला है आइडियोलॉजिकल है, सब्जेक्ट वाइज है, इशू वाइज है कि भारत के प्रति आप क्या सोचते हैं, हमारा जरिया क्या है, और उसी बेसिस पर आपको वे किया जाता है राजनीति में। जी पंकज जी। सुदेश, ये भी मत भूलिए कि राहुल गांधी को पप्पू बनाने वाला जो जितनी मेहनत करी बीजेपी ने और जिस तरह से व्हाट्सएप भेजे गए और बहुत सारा कार्यक्रम चला कई सालों तक, तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन है बीजेपी का जो इन्होंने किया। डिलिबरेटली एक स्ट्रैटेजी थी ये करने के लिए। जी पंकज जी। मैं तो सुदेश जी ने जो थोड़ी देर पहले बात कही थी उस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। सुदेश जी ने कहा कि हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, और उन्होंने कहा कि विजय त्रिवेदी जी आपने इतनी खबरें की, आप पर तो कभी सरकार ने कोई दबाव नहीं डाला। अरे विजय त्रिवेदी जी को तो खबरें वबरें तो छोड़िए, सवाल पूछने पे हेलीकॉप्टर से उतार दिया था।
और अब छोड़िए उस बात दिया था, छोड़िए, इतनी असहिष्णुता थी। तो मैं ये कह रहा हूँ लेकिन नहीं सर, कि वो लेकिन पर्सनल ये नहीं भी होते हैं, लेकिन सर पंकज जी से पर्सनल हो सकते हैं। पंकज जी कितने पत्रकार हैं जिनके खिलाफ एक्शन पंकज जी पर्सनल बात की नहीं है, लेकिन यदि इस पर कहें तो मैं बता सकता हूं कि 8 साल में मुझे सरकार ने कुछ नहीं कहा किसी खबर को रोकने के लिए, ये मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, मैं पर्सनल कुछ भी बात नहीं करता हूं। जी नहीं, मैं मतलब एक व्यक्ति में जो प्रवृत्ति है जी उसका जिक्र कर रहा था जी कि इतनी असहजता, इतनी असहिष्णुता कि आप देखिए ना 8-9 साल में एक भी संवाददाता सम्मेलन नहीं किया, किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है जी। किस तरह की उदारता और किस तरह की आप इसको वाणी स्वातंत्र की आज़ादी वगैरह मानते हैं। एक प्रधानमंत्री को, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को मीडिया से इतनी संवादहीनता की स्थिति बनाकर रखनी चाहिए क्या? विपक्ष से इतनी संवादहीनता की स्थिति बनाकर रखनी चाहिए क्या? माहौल को ऐसा कर देना चाहिए क्या कि लोग एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह में और श्रद्धांजलि सभाओं में जाने से पहले भी 3 बार सोचे? जी सुदेश जी कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं? जी मैं इस पर थोड़ा रिएक्ट ये करूंगा कि आपको याद है कि प्रधानमंत्री तो रोज ही आते हैं, किसी न किसी में अपनी बात रखते हैं जी। लोगों से डायरेक्ट संवाद है, सोशल मीडिया का पूरा प्रयोग, सोशल मीडिया लोग उनसे इंटरेक्ट भी करते हैं। तो पत्रकार वार्ता कर देना क्या ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है? उसे पत्रकार ऐसा क्या क्वेश्चन पूछ देंगे भाई? पंकज जी मोनोलॉग की बात कर रहे हैं, जवाब नहीं है। पंकज जी मोनोलॉग की बात, ऐसा क्या सवाल पूछ देंगे? वो प्रधानमंत्री जो कि ना बोलता हो कभी, ना बोलता हो कभी, उसके लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी है, बहुत से प्रश्न हो जाएंगे। यहाँ तो रोज खुद ही बोलते हैं ना, हर बात को क्लैरिफाई कर देते हैं अपनी तरफ से, लेकिन बचा क्या पूछने? रेणु जी खुद ही बोलते हैं, दूसरे की बात का तो जवाब देते नहीं है। जी रेणु जी एक चीज समझाइए, ठीक है सुदेश जी। रेणु जी आप भी प्रधानमंत्री को कवर करती रही हैं, आप तो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रधानमंत्रियों को आप सुझाव भी देती रही हैं, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या इतना बड़ा इशू है? आपने देखी है पिछले प्रधानमंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मनमोहन सिंह जी का जिक्र कर लेते, मनमोहन सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसमें जिस तरह से सवाल होते हैं, जिस तरह से पत्रकारों को आइडेंटिफाई किया जाता है और जो सवाल होते हैं, क्या उसका कोई बहुत बड़ा मायने होता है? और सुदेश जी जो कह रहे हैं वो भी एक महत्वपूर्ण है, ऐसा क्या सवाल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जा सकता है जिसका जवाब नरेंद्र मोदी नहीं दे सकते? आप एक सवाल कीजिए आज प्रधानमंत्री जी से। बात है जी, ये एक कनेक्ट की बात है कि ये बात है कि आप प्रधानमंत्री आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं और आप सवाल पूछ रहे हैं और वो उसका जवाब दे रहे हैं। अगर सवाल रेलेवेंट है नहीं है, मैं नहीं कहती कि सेटअप है, क्योंकि कई डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी सवाल पूछे हैं, और ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी मनमोहन सिंह के फैन क्लब की मेंबर थी, क्योंकि आप मुझको जानते हैं मैं किसी की भी फैन क्लब की मेंबर नहीं हूँ। तो वो मेरे से भी सवाल लिया गया, सवाल का जवाब दिया फैन क्लब के मेंबर होते हैं प्रधानमंत्री। इंटरैक्टिव प्रोसेस है जो एक लीडर जो है वो पत्रकारों से इंटरैक्ट करता है और उनसे बातें करता है। अब तो ये हालत हो गई है कि सेंट्रल हॉल में मीडिया का बंद कर दिया कोविड के नाम पे पहले। अब लोकसभा में जिनके पास परमानेंट पास है वो भी इनवैलिड हो गए, क्योंकि अभी लोकसभा में कोविड है, बाकी सब जगह खत्म हो गया। आपको 3 दिन का मिलेगा, राज्यसभा में आपकी एंट्री है नहीं है। तो एक ये प्रोसेस है, एक माहौल है कि मीडिया को शायद ये लीडरशिप बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती। आता हूं आपके पास, रेणु जी बात खत्म कर ले, आपके पास आती कि मीडिया जितनी दूर रहे फ्रॉम द सीट ऑफ पावर, मीडिया जितनी दूर रहे उतने में लीडरशिप खुश है। ठीक है, तो ये एक है। सुदेश जी जब प्रधानमंत्री के साथ प्लेन में जाते हैं, जैसे आपने कहा, वहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं, बात करते हैं, एक इंटरेक्शन होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो सुदेश जी नहीं मानते हमसे, पर ठीक है। ठीक है सुदेश जी, जी हम प्रश्न को नहीं पूछ पाए, इससे कोई आइडेंटिफाइड इतना नहीं होता जितना आप सोच रहे हैं। खिलाफ आप पूरा निकालिए सच, सरकार ने जो गलत किया है। लेकिन सुदेश जी तभी तो इतने सारे लोग जेल में हैं, इतने सारे पत्रकार जेल में हैं, लेकिन एक्टिविस्ट जेल में है, जो बोलता है वो भी जेल में है। ठीक है, लेकिन उनके कंप्यूटर है। सुदेश जी एक बात बताइए मुझे कि आपकी बात सारी सच मानता हूं मैं। सुदेश जी एक मिनट, रेणु जी, सुदेश जी आपकी बात में सब मानते हुए पंकज जी की बात से जोड़ता हुआ सवाल पूछता हूं कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको भी डर नहीं है कि पत्रकार क्या सवाल पूछ लेगा जिसका जवाब प्रधानमंत्री जी के पास नहीं है, तो फिर ऐसा क्या दुविधा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? इतना हंगामा हो रहा है, 8 साल में आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें,
इसका भी कोई दुविधा है? आप तो देखते हैं सारा मीडिया। बता रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं अपनी बात को क्लैरिफाई कर सकूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता वहां होती है जहां आप कुछ छुपाना चाह रहे हो जी, या आप नहीं मिलते हो लोगों से जी, आप बात ही नहीं करते। यहाँ तो रोज प्रधानमंत्री हर स्टेप पर बात बताते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ विकास कर रहे हैं, सब कुछ पता है लोगों को। तो प्रेस एक जरिया है ना लोगों तक जाने का। प्रधानमंत्री डायरेक्ट पहुंच जा रहे हैं। आपके पास पूरी आजादी, पूरा समय है कि सरकार के खिलाफ डिग करिए, स्टोरीज को बताइए कहाँ करप्शन है, कौन गलत कर रहा है, लिखिए ना इस पर। ये प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप करें। जी पंकज जी, एक तरफ तो ये कहा पंकज जी, एक तरफ तो ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री दिन भर टीवी पर ही रहते हैं, इतना ज्यादा वो आते हैं, और दूसरी तरफ कहें हम कि वो सवाल नहीं पूछ रहे। तो मैं कह रहा हूँ ना कि रहते हैं, वो दिन भर टीवी पे रहते हैं, लेकिन एकालाप करते हैं, दूसरे की बात का थोड़े जवाब देते हैं। वो अपनी बात कहते हैं और चले जाते हैं। और ये तो देश के साथ, उनका पूरे देश के साथ यही रवैया है, पत्रकारों के साथ तो है ही, उनका अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथियों के साथ और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ ये रवैया है। मंत्रिमंडल की बैठक तक में वो आते हैं, अपनी बात कहते हैं, दूसरे की किसी की बात तो सुनते नहीं है। आपने सुना होगा कि कैसे वो कई बार केंद्रीय मंत्रियों के मोबाइल फोन तक बाहर रखवा देते हैं। जी, तो ये एक एकालाप का तरीका लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन जो है वो अच्छा चीज है, दोनों तरफ से बात होनी चाहिए। डिसिप्लिन होना अच्छा चीज है या खराब चीज है कि कैबिनेट की बात को आप मोबाइल ऑन करके सुना दीजिए, ये इनडिसिप्लिन है? क्या आप डिसिप्लिन तरीके से कैबिनेट में डिस्कशन करें, ये डिसिप्लिन है? डेमोक्रेसी क्या है? ये तो ट्रस्ट की बात है ना सुदेश जी, ट्रस्ट की बात। मंत्रिपरिषद के अपने ही साथियों पर इतना अविश्वास, ये तो डिस्ट्रस्ट की बात है। मंत्रिपरिषद के अपने ही साथियों पर इतना अविश्वास, किस तरह की सरकार चला रहे हैं? कैबिनेट ओपन होना चाहिए। कैबिनेट फिर क्यों सीक्रेसी होना ही नहीं चाहिए फिर तो। नहीं, सीक्रेसी होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रियों के बीच इतना अविश्वास कि उनसे कहा जाए कि अपने मोबाइल बाहर रख दीजिए। अविश्वास दुनिया की किसी सरकार में कभी नहीं हुआ, बड़ी बड़ी तानाशाहियों में ऐसा नहीं हुआ। डिसिप्लिन ये डिमांड करता है कि आप जो बात हो रही है, ये तो डिस्ट्रस्ट हुआ ना सर। ये कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को ट्रस्ट नहीं करते। धीरे से आपके यही मतलब अच्छे तरह से सुनेंगे तो अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। मंत्रियों और प्रधानमंत्री के बीच अगर इतना अविश्वास होगा, डेमोक्रेसी है या केओस है? मतलब सुदेश जी, आपने पंकज जी की बात पर मोहर लगा दी, जो वो बात कह रहे हैं। मुझे तो पता नहीं था क्योंकि मैं कैबिनेट में जाता नहीं, लेकिन पंकज जी जो कह रहे हैं वो भी ज्ञानी है, आप भी ज्ञानी हैं। जो बोल रहे हैं मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो ये अच्छी बात है, डिसिप्लिन की बात है। मुख्यमंत्री थे वो तब भी बोलते थे, जो ऑफिसर्स थे उनको बोलते थे डिसिप्लिन में आओ जी। भैया तुम मीटिंग में आए हो कि तुम क्लब में तो आए नहीं हो जी, कि चप्पल पहन के आ गए, पान खा रहे हो, ये सब इनडिसिप्लिन है। और इसके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। ये अलग बात है और अविश्वास अलग बात है। देखिए, एक इन दोनों चीजों को मत मिलाइए। मुझे तो अविश्वास लगता ही नहीं। अविश्वास अगर होगा तो वो निकाल देंगे, उनके पास तंत्र है, उनको पता है कौन क्या कर रहा होगा। अविश्वास होगा तो निकाल देंगे मंत्रालय। अच्छा, मतलब वो अपने मंत्रिपरिषद के लोगों पर भी उस तंत्र से निगाह रखवाते हैं। वर्चस्व पर ही मंत्री बनते हैं। मतलब वो प्रधानमंत्री जी ने अपने कंधे पर रखकर 303 सीट दिलाई है भाई। मतलब वो मंत्रिपरिषद के अपने सहयोगियों पर भी उन लोगों का वोट प्रधानमंत्री को मिला है और उनके एजेंडा पर मिला है। हम लोग को कोई भ्रम नहीं है। चलिए, कोई भ्रम नहीं है। ठीक है। वक्त मेरे को इजाजत नहीं दे रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश जी, आपका, पंकज जी आपका, रेणु मित्तल जी आपका भी, और दीपक रजानी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या राजनीतिक फायदे के लिए मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। इस पर 60% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट दिया है, वहीं 40% लोग इसके पक्ष में नहीं है। यानी बहुत से लोग समझते हैं कि ऐसा हो रहा है। अपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, और अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। जिनका काम सवाल करना है, अगर वही सवालों के घेरे में आ जाएं तो क्या होगा। जिनका काम मुद्दे उठाना होता है वही राजनीति का मुद्दा बन जाएं, जिनका काम लोगों की आवाज़ बनना होता है वही एक पक्ष की आवाज़ बन जाएं तो क्या होगा। मीडियम बिटवीन पीपल्स एंड गवर्नमेंट, मीडियम बिटवीन इश्यूज एंड इम्प्लीमेंटेशन, वो आज खुद राजनीति का इशू बन गया। वैसे विपक्ष का तो काम ही होता है मीडिया को सरकार का पिछलग्गू बताना, और वहीं विपक्ष जब सत्ता में होता है तो वही मीडिया उसकी वाहवाही करते नहीं थकता। लेकिन एक संपादक, खासकर एक पत्रकार होने के नाते मुझे हक है कि मैं अपनी विश्वसनीयता ना खोऊं, अपने कर्तव्य पथ से ना डिगूं और हर उस मुद्दे को उठाऊं जो जनता से सरोकार रखता हो। सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं ईमानदार रहूं खुद के साथ और समाज के साथ।
आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिएगा और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।